वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 13 अगस्त है, तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण के न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षा पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया, उसके मेन पार्ट और सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो हमारे पुराने और नए दोनों लिसनर और व्यूअर हैं वो चैनल को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए ताकि और भी हम लोग मोटिवेशन होकर आगे काम करते रहें। साथ ही साथ अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट के रूप में हमें दे सकते हैं। अगर किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो उसे भी आप लोग हमें नोटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर ये होता है, कहता है कि कहीं ना कहीं संपूर्ण रूप से हम 100% देने के प्रयास तो करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें गलतियां ज़रूर होती हैं। तो आपके नज़र से अगर कुछ गलतियां नज़र आएगी सोर्स ऑफ मटेरियल में तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं ताकि उस पर हम लोग काम कर सकें। साथ ही साथ आप लोग गूगल प्ले स्टोर से जाकर युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। वहाँ बहुत से फ्री और पेड टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, यूपीएससी, बीपीएससी, जितने स्टेट के पीसीएस हैं। साथ ही साथ आप लोगों को रेलवे, एसएससी सभी के टेस्ट अवेलेबल है बहुत ही कम लो प्राइस में, जिसमें 299, 399, 199 का पैकेज चलता है और उसी के अनुसार आपको 2000 टेस्ट अवेलेबल कराए जा रहे हैं। वहीं 1100 रुपये में आप लोग को 10,000 MCQ महत्वपूर्ण MCQ का सीरीज़ भी चलाया जा रहा है। तो आप लोग ज़रूर जाके एक बार देखिए क्या है। तो देखने से बहुत सी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर पता चले कि आप बहुत से लोग तो ये नहीं जानते युक्ति आईएएस जो प्लेटफॉर्म है वो आप लोगों को क्या सर्व कर रहा है, क्या आप लोग सेवाएं दे रहा है। तो ये बहुत ज़रूरी है पहले जानना, तो ज़रूर जाके जानिए उस चीज़ को। चलिए हम लोग आज के न्यूज़ पर हम लोग कवर करते हैं। देखिए आज के न्यूज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कहे तो यह VVI श्रेणी में यह आएगा ये टॉपिक, क्योंकि आपको यह यूपीएससी, पीसीएस जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है गवर्नमेंट के, वहाँ पर आपको प्रश्न यहाँ से हर स्तर पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिएगा यहाँ से आपको यूपीएससी में प्रश्न यहाँ से लगातार पूछे जाते हैं, पीसीएस में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यह टॉपिक बहुत बेहतर तरीके से आप लोग करने की ज़रूरत है, इसलिए चलिए इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। आर्थिक मोर्चे पर सरकार को राहत प्राप्त हुई है, तो इसमें कुछ महंगाई दर की बातें हो रही थी। महंगाई दर 6.7% है, जो आरबीआई को दिया गया 6% रखने का 4++-2 को जो स्तर है, तो उस स्तर के अनुरूप है। फिर भी 0.7% महंगाई दर अधिक है। तो यह आप लोगों को डाटा भी अगले 2-4 महीने अंदर जो एग्ज़ाम होंगे वहाँ पर यह वेरी कर सकता है एग्ज़ाम, यह डाटा सारा। तो इसे ज़रूर कवर कीजिएगा, सारे अंडरलाइन किया हुआ अंडरलाइन पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। और साथ ही साथ एक चीज़ और यूपीआई इसके द्वारा किया जा रहा है, इसका स्लाइड आप लोग को कटिंग करके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो यूट्यूब के कम्युनिटी चैनल, जो प्लेलिस्ट होता है और चैनल होता है, उसके बीच में देखिएगा कम्युनिटी का सेक्शन होता है। उस सेक्शन में आप लोग जाइएगा, वहाँ पर आपको सारा कटिंग पेपर आप लोगों को अवेलेबल करा दिया जाएगा, अंडरलाइन का वो कराया जा रहा है। तो आप लोग जरूर उसे विजिट करके देख लीजिएगा। अन सोर्सेस में अब अगर आप ऐड नहीं है तो यहाँ पर ही आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए इन सब चीज़ों को देखिए, अंडरलाइन किया हुआ सारे जितने डाटा फैक्ट दिए हुए हैं तो उसे आप लोग कवर कर लीजिएगा। जिसमें मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल गुड्स की वृद्धि जारी है, इसमें 22 और 23 का पहली तिमाही अप्रैल जून का आंकड़ा दिया गया है, जिसमें 12.5% के मुकाबले 26.1% का इजाफा हुआ है। तो यह आप लोग को डाटा एक काम करेगा। फिर सेकेंड में जुलाई के सेवा निर्यात में 28.69% की वृद्धि हुई है। तो विगत वर्ष में कितना था, तो 2.14 का इजाफा हुआ है। तो यह भी आप लोगों को प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है। साथ ही साथ आप लोगों को पिछले आईआईपी जो है औद्योगिक उत्पादन, उसके संदर्भ में आंकड़ा दिया हुआ है, जो 12.3% की बढ़ोतरी रही है, जो गत वर्ष इसका 19.9% का इजाफा दर्ज किया है, वृद्धि दर्ज किया। तो यह सब आंकड़ा आप लोगों को याद करना है, क्योंकि यह पीटी में तो प्रश्न इससे उभरते ही हैं। साथ में मेंस का आंसर राइटिंग जब लिखते हैं आप, कहीं इस प्रकार के डाटा अगर मुद्रास्फीति, महंगाई दर या तो इस प्रकार के अर्थव्यवस्था के संदर्भ में प्रश्न आए तो वहाँ पर आप लोग डाटा
इंटरप्रेट कर सके, उसे यूज़ कर सके, और ताकि इन सब चीज़ों को आपको बेनिफिट इसका प्राप्त हो। चलिए, इससे रिलेटेड बहुत से टॉपिक जो आप लोग को पूछा जाता है, जिसमें मुद्रास्फीति सबसे पहले क्या है, इससे रिलेटेड पहले भी वीडियो किया गया है जो विस्तृत रूप से था। यहाँ पर शॉर्ट टर्म में मुद्रास्फीति को बताया गया है, तो आप लोग प्लीज़ जाकर लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा। प्लेलिस्ट में सारा वीडियो आप लोग देख सकते हैं, और टॉपिक भी आप लोगों को टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पेज पर आप लोगों को 1 से लेकर अभी 12 तक के जितने टॉपिक है सबको राइट डाउन करके लिंक के साथ अवेलेबल कराया गया, तो आप लोग टॉपिक को देख के उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, मुद्रास्फीति क्या होता है? मुद्रास्फीति क्या होता है? कीमतों में समान स्तर पर सतत वृद्धि दर्ज करता है, तो यही मुद्रास्फीति है। सतत दर्ज लगातार वर्षों में यह दर्ज होगा, तो मुद्रास्फीति उसे कहा जाता है। मुद्रास्फीति का तात्पर्य दैनिक या समान उपभोग के अधिकांश वस्तुओं में, जैसे सेवाओं में, जैसे भोजन, कपड़े, आवास, मनोरंजन, परिवहन, उपभोक्ता स्टेपल आदि कीमतों में वृद्धि को दर्ज करता है। अर्थात जो दैनिक हम लोग उपयोग करते हैं अधिकांश वस्तु, उसमें लगातार सतत वृद्धि अगर लगातार वर्षों में हो रही है तो मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न होती है। नोट आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, क्या यदि किसी एक वस्तु या सेवा के दाम या मूल्य में बढ़ जाए तो वह मुद्रास्फीति नहीं होगा। अगर किसी खास, मान लीजिए अभी इस बार आपको सूखा की स्थिति है, बहुत से राज्यों में सूखे की स्थिति है, तो चावल का दाम अगर बढ़ जाता है केवल एक वस्तु में, बाकी सभी चीज़ें समान रूप से होती, तो उससे मुद्रास्फीति नहीं कहेगी। अधिकतर खाद्य सामग्रियों में, अधिकतर उपभोग की सेवाओं में, वस्तुओं में लगातार सतत रूप से वृद्धि हो तो उसे ही मुद्रास्फीति कहेंगे। नेक्स्ट है, आरबीआई को मुद्रास्फीति को कितने स्तर पर 4 + -2%, अर्थात लगभग 6% का, जो लास्ट कल के दैनिक जागरण में मैंने आप लोगों को नोटिफाई कराया था कि सिर्फ 6% का दायरा निश्चित किया गया है। और साथ ही वर्ष 2014 में उर्जित पटेल की अध्यक्षता में एक समिति बैठी थी, जिसमें मुद्रास्फीति की सीमा +-2% एक बैंड के भीतर 4% की सिफारिश की थी। यही सिफारिश वर्तमान में 6% के स्तर पर मानी जाती है, अर्थात 4% ± बैंड आपको ऊपर नीचे हो सकता है, 6 या नीचे करना है, इसके बनिस्पत रहना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है यह आपको उर्जित पटेल समिति कितनी बार पूछा गया है 2014 के रिपोर्ट में, अब उसके बाद से तो एग्ज़ाम यहीं से प्रश्न उभरते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन को सीरियस होकर चीज़ों को लीजिए ताकि प्रश्न आपका कोई भी नहीं छूटे, किसी भी स्तर से नहीं छूटे। अब देखिए, मुद्रास्फीति के सूचकांक क्या होते हैं? मूल सूचकांक 2 आधार पर मापे जाते हैं। कैसे? एक WPI और एक CPI के आधार पर। थोक मूल सूचकांक या होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसे WPI कहा जाता है, और उपभोक्ता मूल सूचकांक, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, ये दोनों इंडेक्स बार बार आप लोग को UPSC और PCS के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इससे रिलेटेड जो चीज़ें होंगी, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो आप लोग देते हैं, बहुत से एग्ज़ाम जैसे रेलवे, SSC और भी फर्दर एग्ज़ाम जो देते हैं, वहाँ से इससे रिलेटेड PT फैक्ट प्रश्न पूछा जाता है। और UPSC PCS तो इसका फेवरेट टॉपिक है यह, तो आप लोग इसे ज़रूर अच्छे तरीके से कीजिएगा। इस पर हम लोग चर्चा नीचे करेंगे, उपभोक्ता WPI CPI पर। मुद्रास्फीति के संदर्भ में कारण क्या होता है ये हम लोग जान लेते हैं। इससे पहले विस्तृत वीडियो आप लोगों को पहले भी न्यूज़ को कवर किया गया है, तो उससे ज़रूर जाके देखिए कि वहाँ सारे डायग्राम वहाँ पर कवर किए गए थे। तो मुद्रास्फीति के कारण अगर मानते हैं हम लोग, तो मांग जनित और लागत जनित 2 कारण होते हैं। मांग जनित अर्थात डिमांड ज़्यादा हो जाता है तो उसके आधार पर भी मुद्रास्फीति बढ़ जाता है। मान लीजिए लगातार दाल में वृद्धि हो रही, मांग बढ़ रही है, तो उससे मुद्रास्फीति प्रभावित होगी। लागत जनित, अगर लागत भी है, किसी वस्तु में अधिक उत्पादन करने में लग रहा है मूल्य, तो उससे भी मुद्रास्फीति में वृद्धि होती है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, दोनों जनित कारक होता है। नियंत्रण के उपाय क्या होंगे? इसमें आप लोग नियंत्रण इस स्तर पर लगा सकते हैं, क्या अर्थव्यवस्था मुद्रा के प्रवाह को कम कर दिया जाए। अधिक मुद्रा है तो ही तो लोग अधिक खरीद रहे हैं, तो इसके प्रवाह को कम किया जाए। उसके लिए RBI अपनी मौद्रिक नीति में बहुत से तरीके अपनाते हैं। हाल ही में रेपो रेट में वृद्धि की गई है, तो वो भी एक कारक रहता है ये सब नियंत्रित करने का। देखिए, इकोनॉमी सभी एक दूसरे से टच है। मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति नीति, उसी तरह औद्योगिक नीति, सभी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट है। इसलिए आप लोग इस चीज़ को बेहतर तरीके से समझिए कि जब भी एक घटना होगी तो उससे रिलेटेड दूसरी घटना जरूर होगी, उससे तीसरी घटना रिलेटेड जो होगी वो जरूर घटित होगी। तो देखिए, इस प्रकार से आप लोगों को न्यूज़ कवर करना है ताकि आप लोगों को कोई भी प्रश्न छूटे नहीं। तो याद रखिए,
इसके बाद इसमें क्या उत्पादन में वृद्धि या उत्पादों में जो उत्पादन में वृद्धि या उत्पादों के आयात करना, यह भी नियंत्रण का एक कारक है। या तो वृद्धि बढ़ा दीजिए या उस वस्तु का उत्पादन हम लोग आयात कर लीजिए, उस वस्तु का जो घट रहा है मूल्य। मान लीजिए दाल हाल ही में गत वर्ष दाल के मूल्य में, सरसों के तेल में जो वृद्धि हुई थी, देखते हैं या तो वृद्धि हम लोग बढ़ा लेते हैं या तो दूसरे देश से आयात करके उस मुद्रास्फीति के स्तर को कंट्रोल करते हैं। तो सरकार ऐसे भी करती है। तीसरा कारक है जिसे नियंत्रित किया जा सकता है, उत्पादन तकनीक में सुधार कर उत्पादों के लागत में कम किया जाए। अगर हम किसी वस्तु के उत्पादन के लागत को कम कर दिया जाए और एक स्टैंडर्ड मूल्य पर उसे उपभोक्ता के सामने प्रस्तुत करें, जिसका सबके सामने वो वस्तु खरीदने की क्षमता हो, तो हम उससे भी मुद्रास्फीति कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी वस्तु का मूल्य, अभी अगर हम समान भाषा में समझे, अभी सरसों का तेल जिसका रेट लगभग 180 से लेकर 200 के आसपास चल रहा है, पर लीटर चल रहा था। अगर हम कोई ऐसी टेक्निक डेवलप करें जिससे इसके उत्पादन जो इस लागत जो एमआरपी रेट इतना बढ़ रहा है, उसके लागत को कंट्रोल करके हम लोग 110 120 के स्तर पर ले आए, तो भी इससे मुद्रास्फीति को कम किया जा सकता है। तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये सब की पॉइंट है, ज़रूर आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि विस्तृत रूप से अगर नहीं पढ़ते हैं तो की पॉइंट भी आप लोग को उपयोगी हो जाता है। एग्ज़ाम में आप लोग को यूपीएससी हो या पीसीएस में इसी तरह के की पॉइंट्स के रूप में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फॉर्मेट जो है इस एनालिसिस का यही है कि आपको उस सारे डायग्राम, उस सारे डायस्पोरा को समझा दिया जाए जो एग्जाम में पूछे जाते या पूछे जाने की संभावना है। तो आप लोग जरूर बने रहिए। नेक्स्ट है थोक मूल्य सूचकांक। हम लोग देखते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, यह क्या बला है इस चीज़ को, और ये क्यों हमेशा चर्चा में रहता है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। यूपीएससी क्यों यहाँ से बार बार प्रश्न पूछती है, या पीसीएस। तो WPI भारत में सबसे अधिक प्रयोग किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है या इन्फ्लेशन इंडिकेटर है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इंडिकेट यहीं से मिलता है, थोक मूल्य सूचकांक से। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय अर्थात मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है उसके आर्थिक सलाहकार ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कौन प्रकाशित करता है, यूपीएससी यहाँ से बार बार प्रश्न पूछी है। इसमें घरेलू बाजार के थोक बिक्री के पहले बिंदु किए जाने वाले फर्स्ट पॉइंट ऑफ बल्क सेल के सभी लेन देन शामिल किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, पहली बिक्री, ऐसा नहीं कि वो बिक्री बार बार रिपीट हो रही, उसको नहीं। पहली बार जो घरेलू बाजार थोक बिक्री के रूप में जो बल्क के रूप में आती है, उसी का आकलन इसके आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के लिए आधार वर्ष 4-5 से संशोधित कर किस वर्ष कर दिया गया, 2011-12। तो वर्तमान में 11-12 इसका आधार वर्ष। आधार वर्ष कहने का अर्थ है इस आधार पर ही इस संकेतक के मूल्य का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट है नोट याद रखिएगा, WPI सूचकांक सबसे प्रमुख दोष यह है कि यह आम जनता के थोक मूल्य के उत्पाद नहीं खरीदती है या उसका आकलन नहीं करती। यह औद्योगिक रूप से जो उत्पादन होता है, जो आता है फर्स्ट बल्क जो आता है, उसके आधार पर होता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, कंज्यूमर जो प्राइस इंडेक्स है CPI। यह मुख्यतः खुदरा खरीदार की दृष्टि से मूल्य परिवर्तन को मापता है। तो यह मूल्य के परिवर्तन को मापता है, कितना परिवर्तन हो रहा है उसके आधार पर सूचकांक का जो मूल्य है वो निर्धारित होता है, वो प्रतिशत प्राप्त होता है हमें। नेक्स्ट है CPI जो है वस्तुओं और सेवाओं जैसे भोजन, चिकित्सा देखभाल, शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि की कीमत में अंतर की गणना करता है, जिसे भारतीय उपभोक्ता उपयोग के लिए खरीदते हैं। क्या अंतर हो रहा है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यह आकलन करता है, उसका ही निर्धारण करता है। CPI के 4 प्रकार हैं, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न यूपीएससी बार बार भी पूछती है, ध्यान रखिएगा। एक है औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, जिसे IW भी कहते हैं। नेक्स्ट है कृषि मूल्य के लिए CPI, ग्रामीण मजदूर के लिए CPI, और CPI ग्रामीण शहरी संयुक्त रूप से निकालती है। तो यहाँ पर नोट आप लोग एक याद रखिएगा, क्या उपरोक्त में से प्रथम 3 जो है, 1 2 3 जो औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI है, कृषि मजदूर के लिए CPI, ग्रामीण मजदूर के लिए CPI जो है, वो जो 3 है श्रम रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो द्वारा संकलित किया जाता है, उसके आंकड़े संकलित किए उसके प्रकाशन किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से पीटी में प्रश्न पूछ सकता है, कौन मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय के द्वारा। जबकि चौथा
सांख्यिकी कार्यक्रम जो कार्यान्वयन मंत्रालय है उसमें से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO जो है उसके द्वारा संकलित किया जाए। जो CPI ग्रामीण शहरी या संयुक्त रूप से जो प्रकाशित की जाती है वो किसके द्वारा, NSO के द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो CPI दो स्तर पर प्रकाशित होती है, एक तो रोजगार मंत्रालय पर और एक आपको सांख्यिकी कार्यान्वयन मंत्रालय जिसके अंदर NSO जो कार्यालय है वो प्रकाशित करती है। इसमें 2 मंत्रालय इंक्लूड होता है, तो 3 के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय और एक चौथे के लिए आपको सांख्यिकी मंत्रालय वो कार्य करती है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं, कन्फ्यूजन एकदम नहीं रखना। अगर नहीं समझ में आता है स्लाइड को पॉज कर लीजिएगा, पॉज करके उसे बेहतर तरीके से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और थोक मूल्य सूचकांक मूल अंतर क्या है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है, दोनों सूचकांक दोनों से अगर आकलन किया जा रहा है मुद्रास्फीति का, तो उसमें बेसिक अंतर क्या है जिसके आधार पर 2 सूचकांकों का उपयोग है, क्यों नहीं एक सूचकांक का ही उपयोग किया जाए। तो यह लाजमी प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न उभरते हैं, मेंस या इंटरव्यू में यहाँ से प्रश्न उभरते हैं, बार बार देखा गया यहाँ से प्रश्न इन सब एग्जामों में इंटरव्यू का स्तर पर पूछा गया है, एक सूचकांक का प्रयोग क्यों नहीं। तो इसके लिए आपके पास जवाब होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों को पता लगाने के लिए किया जाता है और अर्थव्यवस्था में सभी वस्तु की कीमतों में परिवर्तन मापन या पता लगाना वास्तव में असंभव कार्य है। सभी वस्तु कीमतों में परिवर्तन का मापन या जो पता लगाना जो होगा उसका संभव कार्य है। अतः थोक मूल्य सूचकांक में एक नमूने को लेकर मुद्रास्फीति को मापी जाती, जैसा कि फर्स्ट ऑफ पॉइंट सेल बताया गया। थोक मूल्य जो आएगा, थोक बल्क सामान आएगा, उसका एक फर्स्ट पॉइंट जहाँ पर रहेगा उसका ही मुद्रास्फीति का नमूने के रूप में लिया जाता है और इसके पश्चात 1 वर्ष का आधार वर्ष तय किया जाता है। इसके सापेक्ष में वर्तमान मुद्रास्फीति मापा जाता है। तो यह जो बात पूर्व में की गई उसी तरह इसको डिफाइन करना है। साथ में भारत में थोक मूल्य सूचकांक का आधार महंगाई की गणना की जाती है। इसका आधार क्या है, आधार पर थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही महंगाई दर की गणना की जाती है। नेक्स्ट है, यह पद्धति आम उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेहतर तरीके से मापती है। ध्यान रखिएगा, बेहतर तरीके से भी मापती है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। WPI आधारित मुद्रास्फीति की माप उत्पादक स्तर पर की जाती है, जबकि CPI के तहत उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में परिवर्तन की माप की जाती है। तो देखिए क्या अंतर है, बेसिक अंतर। उत्पादक स्तर पर जो होगा उसे WPI कहा जाएगा, CPI स्तर कीमतों में परिवर्तन के स्तर पर जो मापा जाता है उसे CPI कहा जाएगा। उपभोक्ता के स्तर पर जो कीमतों में परिवर्तन होगा तो उसे CPI और उत्पादन स्तर पर जो माप किया जाएगा उसे WPI के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। दोनों बास्केट व्यापक अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति मूल संकेतकों की गति को मापती है, इसलिए इसका उपयोग दोनों स्तरों पर किया जाता है। और दोनों सूचकांक अलग अलग होते हैं, जिसमें भोजन ईंधन निर्मित वस्तुओं और भारांश अर्थात वेटेज का निर्धारित किया जाता है। WPI सेवाओं में कीमतों में परिवर्तन शामिल नहीं किया जाता। ध्यान रखिएगा, WPI में कभी भी कीमतों के सेवाओं में परिवर्तन को शामिल नहीं किया जाएगा, जबकि CPI में सेवाओं की कीमतों को भी शामिल किया जाता है। तो प्रश्न यहाँ से UPSC ने पूछा था, तो ध्यान रखिएगा प्रश्न कहाँ से UPSC क्रिएट करती है, तो ध्यान रखिएगा यहीं से इसी रूप से क्रिएट होती है कि उसके टर्मिनोलॉजी को पूछती है और टर्मिनोलॉजी में कहीं ना कहीं आप लोग फंस जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, शब्दों पर जाइएगा, शब्द ही आपके सिलेक्शन का आधार बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, वर्ष 2014 में RBI ने मुद्रास्फीति प्रमुख मापक के रूप में CPI को अपनाया है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मुद्रास्फीति के प्रमुख मापक माना जाए तो CPI को RBI ने माना है। तो मुद्रास्फीति यह अंतिम रूप से PT में प्रश्न पूछा जा चुका है, PCS में या UP PCS में पूछा गया, MP में पूछा गया और RS में पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, सारे चीज़ों को कवरअप कर लिया गया है। महत्वपूर्ण जो टर्मिनोलॉजी है उससे आप लोग बेहतर तरीके से समझिएगा, देखिएगा, ताकि और भी चीज़ें समझने में आसान हो। तो आगे बढ़ते हम लोग हैं। उम्मीद करता हूँ आर्थिक स्थिति से जो संबंधित है मुद्रास्फीति से बहुत से टर्मिनोलॉजी को आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए, चीन से पहले रेल जुड़ सकता है काठमांडू, भारतीय रेल पहले जुड़ेगा, यह कल प्रस्तुत एक दस्तावेज में आया है। तो इससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ है इंटरनेशनल, इससे रिलेटेड आप लोगों को
पिक्चर स्लाइड आप लोगों को सेंड किया गया टेलीग्राम चैनल पर। तो जिनको भी प्राप्त करना है तो आप लोग जाके टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह होता है, तो आप लोग ज़रूर जुड़ जाइए। देखिए कुछ आंकड़े हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है यह रेल परियोजना भारत के लिए। तो कुछ आंकड़े हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। 3.5 अरब डॉलर की इस परियोजना में जो बिहार का रक्सौल और काठमांडू, नेपाल का राजधानी काठमांडू को जो जोड़ेगा, 3.15 अरब डॉलर की परियोजना है, जो अक्टूबर 2021 में प्रारंभ हुई थी, बीच समझौता हुआ था। और जिसमें जब प्रधानमंत्री वहाँ के जो आए थे नेपाल के, उनके साथ जब दिल्ली में बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री भारत के जो थे वो 75 परियोजनाओं को तोहफा दिए थे उस दौरान अमृत महोत्सव के संदर्भ में। तो देखिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बीपीएससी में प्रश्न पूछा जा चुका है, एक बार ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसके डाटा जब भी वेरिफिकेशन होगा कहीं ना कहीं फिर से पुनः पूछने की संभावना बन जाती है। तो इससे रिलेटेड कुछ स्लाइड आप लोगों को शेयर किया गया, जरूर जाकर टेलीग्राम पर देखिएगा। साथ ही साथ चीन का वन बेल्ट परियोजना जो है, इस पर पहले भी वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग जाके वीडियो एनालिसिस को जरूर देखिएगा ताकि आप लोग और भी चीज़ें समझ सकें। तो वो भी यहाँ पर 15 अरब डॉलर का निवेश करने की बात कर रहा है। तो इसके संदर्भ में क्या चीज़ें हैं, क्या राजनीतिक विद्रोह होगा, राजनीतिक खींच तनाव होगा, वो सब देखने की बात है। पर वर्तमान में डाटा की बात की जाए तो भारत जल्द ही रक्सौल वाला जो परियोजना वो सफल करेगा। चीज़ें और भी आगे हैं, तब तक चैनल को आगे आप लोग करते रहिए, फॉरवर्ड करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और जो भी युक्ति आईएएस ऐप पर अवेलेबल है, वेबसाइट पर अवेलेबल है सेवाएं, उसका लाभ जरूर लीजिए। चलिए देखिए, भारत ने जताई ताइवान पर चिंता, आतंकवाद पर रोष। तो भारत ने कल पहली बार इस मुद्दे पर, वर्तमान जो हालिया मुद्दा उठा है उस पर अपनी बात रखी, जिसमें वह सधे शब्दों में अर्थात तौली मापी तौली शब्दों का प्रयोग किया है। तो देखिए ये सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत है, किसी विषय पर कितनी बोलनी है, कितने शब्द सीमा के अंदर कितना उसे मर्यादित रखना है, तो यह निर्धारित करता है आप लोगों को प्रशासक बनने में। तो देखिए भारत ने इसी संदर्भ में कुछ बातें बोला है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है, कॉमन शब्द है, और तनाव कम करने के लिए अपील की है। दोनों पक्षों अपनी यथास्थिति को बनाए रखें, यह कोशिश की जानी चाहिए, यह बोला है। और साथ ही साथ एक चीन नीति के बारे में जब प्रश्न पूछा गया तो विदेश मंत्रालय प्रवक्ता जो अंतरिम बागची हैं, उनके द्वारा किसी देश का नाम लिए बिना ही कहा कि भारत की पुरानी नीति है और इसे दोहराने की ज़रूरत नहीं है। पर कुछ चीज़ें यहाँ पर साफ ज़रूर की है, क्या यह जानना है। बागची ने एक चीन नीति के भारत की जो पुरानी नीति थी, जिसमें भारत अब तक जो था पुरानी नीति यह कहता कि एक चीन नीति का समर्थन करता था, जैसा कि लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने जब बताया था कि इस चीन नीति का समर्थन भारत करता है, जिसमें 4 दशकों के पूर्व प्रधानमंत्री अर्थात पीएम राजीव गांधी, पूर्व जो पीएम थे नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी और एक चीन नीति प्रति भारत का समर्थन करते थे। पर हालिया कुछ घटनाओं पर जब कश्मीर के मुद्दे पर चीन अलग अपना रवैया अपना रहा, तो भारत भी इसी पैरेलल एक द्वार खोलता है, जिसमें वो बोलता है कि एक चीन नीति का समर्थन बंद करना वह कर देगा। तो इसके संदर्भ में चीज़ें स्पष्ट होती है। तो ये सब चीज़ें कोऑर्डिनेटेड है, तो आप लोग जरूर इसे कवर कीजिएगा, आप लोगों को मेंस के आंसर राइटिंग में ये सब काम देगा। नेक्स्ट है, देखिए एक पीटी फैक्ट है, भारत का जो वायुसेना और मलेशियन सेना के बीच एक उदार शक्ति अभ्यास, द्विपक्षीय उदार शक्ति होता है, द्विपक्षीय अभ्यास। तो उसमें उदार शक्ति के नाम से जिसे जाना जाता है, तो इसके लिए रवाना हो चुकी। तो पीटी फैक्ट आप लोगों से प्रश्न पूछेगा, तो ध्यान रखिएगा, ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा और मिलता भी आप लोगों को। तो ध्यान, बस अपडेट रहिए, न्यूज़पेपर से सारे चीज़ कवर हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ राजनीतिक उठापटक बिहार में चल रही है, तो वो कुछ दिनों में पुनः शांत हो जाएगी और चीज़ें समान रूप से कार्य करने लगेगी। जो भी न्यूज़ वहाँ अपडेट होगा तो उस पर हम लोग चर्चा करते चलेंगे। देखिए हाल ही में मैंने आप लोग को एक न्यूज़ कवर किया था, जिसमें न्यायपालिका में न्याय मिलना जो देरी से मिलता है उसके संबंध में प्रधानमंत्री के द्वारा भी, मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रमना है उनके द्वारा भी यह मुद्दा अपनाया कि न्याय जल्दी मिलनी चाहिए, न्याय के साथ न्याय संगत निर्णय होना चाहिए। इसके संदर्भ में कुछ बातें की जा रही है, चर्चा का विषय है। उसी में आप लोग के
केस स्टडी के रूप में इसे यूज कर सकते हैं कि 21 वर्ष में 120 तारीखों के बाद रेलवे से जीता 20 रुपये का कानूनी लड़ाई, कि 20 रुपये, मात्र 20 रुपये की लड़ाई के लिए उसे 21 वर्ष लग गए। ऐसी कानूनी व्यवस्था हमारे यहाँ स्थापित है जहाँ पर तारीखों की संख्या अगर माने तारीखों 120 तारीखों के साथ उनको यह राशि प्राप्त हुई है। तो देखिए, यह आप केस स्टडी के रूप में से यूज़ कीजिएगा। अगर न्याय क्यों देरी मिल रही है, उसके पीछे क्या डेमेरिट्स है, तो एग्जाम्पल के तौर पर इन सब चीज़ों का यूज़ कीजिएगा। तो इसके संदर्भ में आप लोगों को सारे चीज़ लिखा हुआ है, तो आप लोग अब अंडरलाइन किया उसे कवर कर लीजिएगा। और ऐसा नहीं कि इनके द्वारा एक बार किया गया, इससे पहले कैनरा बैंक में ये भ्रष्टाचार, एक्चुअली भ्रष्टाचार के मामले में इनका था क्या, भ्रष्टाचार इनके साथ रेलवे का कुछ कर्मचारी इनसे अधिक पैसे वसूल लिया था। साथ ही इनसे कैनरा बैंक के लोग थे जो अतिरिक्त जो पैसे की मांग की थी। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ इनका एक कदम था कि उन्होंने केस किया उपभोक्ता फोरम में। तो उसके आधार पर इनको रेलवे से जीत मिली था, कैनरा बैंक से भी इन्हें जीत प्राप्त हुई थी कुछ वर्ष पहले। तो ये सब देखिए भ्रष्टाचार के मुद्दे आए या कानून व्यवस्था में देरी क्यों हो रही, उसके संदर्भ में केस स्टडी के तौर पर इसे यूज़ कीजिएगा। अगर करेंट केस स्टडी आप यूज़ करते हैं तो आप एग्जामिनर जो है कॉपी चेक करता है जो आपका, वो आपको अपडेट मानता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ केस स्टडी पुराना नहीं अब डालिए, कभी भी पुराना केस स्टडी के तौर पर एग्जाम्पल को यूज़ नहीं कीजिए। जो नया इस साल घटा है उस टॉपिक से रिलेटेड केस स्टडी को अपडेट कीजिए, ताकि एग्ज़ाम में आप पर थोड़ा फेथ जाहिर करे। ये स्टूडेंट जो है एक्टिव मोड का स्टूडेंट है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कोई भी स्टूडेंट हो, कहीं भी पढ़ रहे हैं आप हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, किसी भी सोर्स से पढ़ रहे हो, आप अपडेट रहिए, एक्टिव रहिए, एक्टिव मोड में काम कीजिए। किस न्यूज़ में कहाँ हमें अपडेट केस स्टडी के तौर पर करना, ये सब चीज़ें आप लोगों को सीखनी होगी, तो ही जाके सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग नीचे। तब तक देखिए, एक कल विश्व हाथी दिवस का, इसके संदर्भ में प्रधानमंत्री के द्वारा पुनः प्रतिबद्धता जताई गई है कि इसके संदर्भ में रक्षा के उपाय किए जाएंगे। और 12 अगस्त को मनाया जाता है, सभी लोग जानते हैं। और भारत लगभग 60% एशियाई हाथियों का घर है। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि भारत की। तो इसके संदर्भ में बहुत सी चीज़ें दी गई है। इससे की पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, विश्व जो हाथी दिवस है, एलिफेंट दिवस है, वर्ल्ड एलिफेंट डेज, ये 22 अगस्त को मनाया जाता है। ये कौन मनाता है, कौन प्रारंभ किया था? एलिफेंट रिस्ट्रक्शन फाउंडेशन और फिल्म निर्माता जो पैट्रिसिया सिम्स थे और माइकल क्लार्क के द्वारा वर्ष 2011 में इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया, क्योंकि वो वर्ल्ड लाइफ में जाके कुछ शूट कर रहे थे। उसी संदर्भ में उनकी यह भावना उत्पन्न हुई कुछ समस्याओं को देखते हुए, तो वहाँ से प्रारंभ हुआ था वर्ष 2011 से। तो प्रथम 2012 में मनाया गया इनके द्वारा। तो ध्यान रखिएगा 2012 में यह प्रारंभ हो गया। और विश्व हाथी दिवस का प्रथम आयोजन 12 अगस्त 2012 को किया गया था, अर्थात जो अगले वर्ष था उस समय किया गया था। इससे रिलेटेड की पॉइंट याद रखिएगा, वर्ष 2016 में IUCN जो प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ है को ने हाथी को लुप्तप्राय की सूची में शामिल किया था। कब किया था? 2016 में। तो देखिए, ध्यान रखिए, ये सब की पॉइंट आप लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सब चीज़ें कवर करना है, आगे बढ़ते जाना है। और भी चीज़ें हैं, चैनल को जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, महिला सशक्तिकरण की आज़ादी मिली है आर्थिक मोर्चे पर, ऐसा लेख डॉक्टर रितु सारस्वत के द्वारा किया गया है। और ये काफ़ी हद तक सही भी है कि विगत कुछ वर्षों में महिला सशक्तिकरण का जो व्यापक स्तर बढ़ोतरी देखने को मिला है वो बहुत ही सराहनीय है सरकारों के द्वारा, वो राज्य के स्तर पर हो या केंद्र के स्तर पर हो। जो अच्छा कार्य करता उसका प्रोत्साहन करना चाहिए, उसके गुड विल थैंक्स कहना चाहिए। और मैं लगातार इंटरव्यू, जब भी मॉक इंटरव्यू लेता हूं, तो पैनल में सबसे पहले महिला कैंडिडेट से मेरा यही सवाल होता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 5 ऐसी योजनाओं का नाम बताइए जो आपके नज़र में सबसे महत्वपूर्ण है। मैं पहला प्रश्न महिलाओं से यही करता हूं, क्योंकि महिला कैंडिडेट को ये पता होना चाहिए कि उनके लिए सरकारें क्या कर रही है, कौन से सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो उसी के संदर्भ में इससे आप लोग देखिएगा। इंटरव्यू के लिए महिलाएं जो भी इंटरव्यूअर होंगे, जो इंटरव्यू देने जाएंगे महिला कैंडिडेट, उनके लिए तो फेवरेट क्वेश्चन होता है यह इंटरव्यू बोर्ड में।
और साथ ही साथ लड़कों के साथ जो बॉयज एस्पिरेंट हैं उनसे भी यह प्रश्न पूछा जाता है। क्या समानता के स्तर पर, महिला सशक्तिकरण समानता के स्तर पर कुछ प्रश्न चिन्ह देख उभारता है, जिसमें महिला सशक्तिकरण के कुछ योजनाओं का नाम आप बता सकते हैं जहां पर इस प्रकार की योजनाओं को क्रियान्वित किया जा रहा है। तो दोनों एस्पिरेंट के लिए महत्वपूर्ण है, पर सबसे अधिक महिला कैंडिडेट। ध्यान रखिएगा, इस आर्टिकल को जरूर पढ़िएगा। सारे डाटा दिए गए हैं, जैसे 2030 तक भारत 3.15 करोड़ उद्यम हो सकते हैं, महिला उद्यम की बात हो रही है। साथ ही 15 से 17 करोड़ रोजगार सृजित हुए इधर हाल ही में। और कार्यबल जो हिस्सा बनती है अधि वर्तमान स्थिति में, तो 2025 तक भारत में महिला सकल घरेलू उत्पाद कितना बढ़ा सकती है, जो भारत का कुल जीडीपी है उसमें 0.7 ट्रिलियन, लगभग 1 ट्रिलियन के आसपास की वृद्धि कर सकती है। यह आंकड़ा संभावित है, पर इससे भी अधिक हो सकती है अगर बेहतर और भी कम्युनिकेशन बढ़े और भी अवसर ज़्यादा मिले। देखिए, मैं इसी योजनाओं की बात करता था, तो आप लोग जो महिला कैंडिडेट है कहीं स्टेशन हो जाते थे, कहीं कुछ और योजनाओं का नाम ले लेते थे। सबसे पहले महिला सशक्तिकरण के लिए वित्त का प्रबंधन, उनके हाथ में वित्त का होना बहुत ज़रूरी है। तो मुद्रा योजना सबसे इम्पोर्टेंट है। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जैसी अनेक योजनाएं महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और कार्य भी कर रही है। तो इससे रिलेटेड आप लोग जो भी है चीज़ें हैं, और राष्ट्रीय आजीविका मिशन तो सबसे इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस योजना को दोनों कैंडिडेट, मेल हो या फीमेल एस्पिरेंट हो, दोनों इनको जरूर कवर कीजिएगा। एग्ज़ाम में आप लोग इससे रिलेटेड बहुत से प्रश्न देखने को मिलेंगे। खासकर बिहार का एग्ज़ाम देते हैं तो यह रिलेटेड टॉपिक बहुत ही रेलेवेंट हो जाता है, तो इसे जरूर कवर कीजिएगा इस आर्टिकल को। अगर कोई स्टूडेंट सियासी समीकरण समझना चाहता है बिहार में तो किस रूप से है, तो इसे जरूर आर्टिकल को पढ़ें, अन्यथा इन सब चीज़ों से दूर रहिए, ताकि क्योंकि यहाँ से प्रश्न ऐसे नहीं पूछे जाते, प्रश्न दूसरे तरीके से पूछे जाते हैं। तो वहाँ मैंने जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ से मैंने कवर किया है। एक न्यूज़ यहाँ पर है, पैक्स ही सहकारिता की आत्मा है। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, पैक्स जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, वही सहकारिता जो सहकारिता संघ होते हैं उसके आत्मा के रूप में अमित शाह उनको वर्गीकरण करते हैं। तो उसके संदर्भ में कुछ नियम निर्देश पुनः लागू किए गए हैं, उसी के संदर्भ में कुछ बातें आई हैं, तो इसे जरूर कवर कर लीजिएगा। सारे अंडरलाइन किया हुआ है, तो आप लोग इसे जरूर टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा। जैसे सहकारिता के आत्मा के रूप में विकास की समाज के लिए अंतिम पायदान तक ले जाने सहकारिता एकमात्र साधन है, तो यह सब इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज की गई है, तो टर्मिनोलॉजी को याद रखिएगा। और साथ ही साथ कुछ और ध्यान रखिएगा, 12 नए काम या निर्देश दिए गए हैं, जोड़े गए हैं इस पैक्स के दायरे में। तो यह भी प्रश्न पूछ सकता है, जिसमें बैंकों का विस्तार, ग्रामीण सहकारी जो बैंक होते हैं उसका विस्तार, योजनाओं को प्रस्तावित रखा गया। साथ में ऋण का वितरण के क्षेत्र को बढ़ाया गया, जिसके माध्यम से अब मध्यम और दीर्घकालिक ऋण का वितरित कर सकेंगे यह पैक्स के माध्यम से, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ पैक्स, उन्होंने कहा कि लक्ष्य क्या है पैक्स का, मौजूदा 5 गुना संख्या बढ़ाना है। साथ ही साथ कृषि ऋण वितरण सहकारिता के माध्यम 10 लाख करोड़ तक ले जाना है। जो पहले 2 लाख करोड़ है उसे 10 लाख करोड़ तक वृद्धि करना, लगभग 8 लाख करोड़ की वृद्धि करना। तो बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, ये सब याद रखिएगा, ये सब चीज़ें आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अभी कितने 1.7 लाख अलग अलग प्रकार के क्रेडिट सोसाइटी हैं, तो ये सब चीज़ें याद रखिएगा। प्रश्न वित्तीय प्रबंधन के रूप में आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जब भी आए तो इसे डाटा को ज़रूर कलेक्ट कर लीजिएगा, कहीं राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा, यह आज न कल आपका उपयोगी ही होगा। नेक्स्ट है, देखिए सलमान रश्दी पर हमला हुआ है, तो उससे संबंधित उनकी एक बुक थी, इसी के संदर्भ में हुआ है। तो इस बुक का नाम याद रख लीजिएगा, सैटेनिक वर्सेस जो है, द सैटेनिक वर्सेस, यह चर्चा में हो सकता है, पीटी में प्रश्न इससे पूछा जा सकता है। और इनके मिडनाइट चिल्ड्रन को बुकर पुरस्कार मिल चुका है, तो इससे रिलेटेड आपको चीज़ें कवर कर लेनी है। बाकी चीज़ें और जो चीज़ें हैं वो बार बार चर्चा में रहती, तो सब चीज़ें संदर्भ में नहीं है, पर जो हमारे पीटी फैक्ट है उसे ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट आज समाप्त हुआ, इतना ही। नेक्स्ट जो भी कल न्यूज़ आएगा उस पर हम फिर से पुनः पीटी मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट न्यूज़ को कवर करेंगे। तो आज इस न्यूज़ को बहुत बेहतर तरीके से आप लोग कवर कीजिएगा। चलिए तब तक आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए।
और गूगल प्ले स्टोर से ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए युक्ति IAS का, वेबसाइट विजिट कीजिए ताकि सारी सेवाएं आप लोग प्राप्त कर सकें। और हमारा जो लक्ष्य है अभी 1000 सब्सक्राइबर का यूट्यूब पर, तो उसे जल्द से पूरा करने हमारा सहयोग कीजिए ताकि और भी हम इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ें। चलिए कल फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।